इस कहानी में सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, स्थानों, भवनों और बरसात की काली रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो कोई अदृश्य शक्ति जंगल के ऊपर मंडरा रही हो। बिजली की चमक कुछ पल के लिए घने पेड़ों को उजाले में बदल देती और फिर चारों तरफ वही डरावना अंधेरा छा जाता। कहते हैं उस जंगल में बरसात की रात कोई भी गया तो कभी लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन गांव वालों को इन बातों पर पूरा विश्वास नहीं था। उस रात किशनपुर गांव के कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठकर पास के गांव के वार्षिक मेले की ओर निकले थे। बच्चों में उत्साह था, औरतें मेले की खरीदारी को लेकर खुश थीं और जवान लड़के गाने गुनगुना रहे थे। सिर्फ एक इंसान था जिसके चेहरे पर खुशी नहीं, डर था। वो था बूढ़ा गाड़ीवान हरिया काका। हरिया काका बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर बारिश शुरू हो गई ना तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। सुरेश हंस पड़ा। काका, आप भी ना हर बार वही पुरानी डरावनी बातें, कुछ नहीं होगा। तुम लोग नहीं जानते। हरिया काका बुदबुदाए, इस जंगल की बरसाती रातें सामान्य नहीं होती। तभी हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें निकालने लगीं। कुछ दूर जाकर हरिया काका ने बैलगाड़ी रोक दी। सब लोग जल्दी नीचे उतर जाओ, उन्होंने कहा। जिसे जो करना है अभी कर लो। आगे जंगल शुरू होने वाला है, वहां गाड़ी नहीं रोकूंगा। सब लोग अलग अलग दिशा में चले गए, कोई पेड़ों के पीछे, कोई झाड़ियों के पास। उधर हरिया काका अकेले खड़े आसमान को देख रहे थे। उनके चेहरे पर पुराने डर की परछाई लौट आई थी। उन्हें कई साल पुरानी वही रात याद आ रही थी। एक बरसाती रात जब गांव के कुछ लोग इसी रास्ते से मेले में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। तभी तेज बिजली चमकी और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हरिया काका के हाथ कांप उठे। हे भगवान, फिर वही रात। सब लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में वापस बैठे। काका, अब चलो ना, बच्चों ने कहा, लेकिन हरिया काका ने बैलगाड़ी मोड़ दी। हम मेले में नहीं जाएंगे, उन्होंने कठोर आवाज में कहा। हम अभी इसी वक्त गांव लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस जंगल में बरसात की रात सुरक्षित नहीं होती। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद सुरेश बोला, काका, साफ साफ बताइए ना, आखिर डर किस बात का है? हरिया काका ने गहरी सांस ली। लोग कहते हैं बारिश की रात इस जंगल में भटकी आत्माएं घूमती हैं। जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता भूल जाता है। कई लोग गायब हो चुके हैं। इतना सुनते ही बच्चों के चेहरे उतर गए। तभी बैलगाड़ी अचानक रुक गई। अब क्या हुआ? सबने सामने देखा। रास्ते पर विशाल पेड़ गिर चुके थे। पूरा रास्ता बंद था। हरिया काका की आवाज धीमी पड़ गई। जैसे कोई हमें वापस नहीं जाने देना चाहता। बारिश और तेज हो गई। दूर कहीं सियार घूमने लगे। डर अब हर किसी के चेहरे पर दिखाई देने लगा था। एक दूसरा रास्ता है, लेकिन वो पुराने कब्रिस्तान के पास से जाता है। सब चुप हो गए, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। बैलगाड़ी धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। रात अब और भी भयावह हो चुकी थी। कब्रिस्तान की टूटी दीवारें बिजली की चमक में डरावनी लग रही थीं। पेड़ों की सूखी शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। हरिया काका बोले। तभी सब लोग चुप रहना, कोई कुछ नहीं बोले। किसी कब्र के पास मिट्टी खिसकने जैसी आवाज आई और फिर एक औरत के रोने की धीमी आवाज। गाड़ी में बैठी छोटी गुड़िया डरकर अपनी मां से लिपट गई। अचानक बैल रुक गए। सामने सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके हाथ में लालटेन थी। बारिश के बावजूद उसकी लौ बुझ नहीं रही थी। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल स्थिर। इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? उसने भारी आवाज में पूछा। गांव वापस। हरिया काका बोले। बुढ़िया धीरे से हंसी। वापस क्यों? मेला तो बस थोड़ी दूर है। उसने जंगल की तरफ जाती एक संकरी पगडंडी दिखाई। इस रास्ते से जाओ, सीधा मेले तक पहुंच जाओगे। हरिया काका कुछ बोलते उससे पहले बच्चों ने जिद शुरू कर दी। काका प्लीज, इतनी दूर आ गए हैं, मेला देखकर लौट जाएंगे।
काफी सोचने के बाद हरिया काका मान गए। बुढ़िया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, कुछ डरावना। बैलगाड़ी उस पगडंडी पर बढ़ने लगी। रास्ता बेहद सुनसान था, चारों तरफ सिर्फ घना जंगल। चलते चलते सबको महसूस होने लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी के कदमों की आवाज। आखिर दूर से रोशनी दिखाई दी, मेला। लेकिन वहां पहुंचते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा मेला खाली था। दुकानें सजी हुई थीं, झूले लगे थे, लालटेन जल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ डरावनी खामोशी। एक दुकान पर अजीब पुराने मुखौटे रखे थे, दूसरी जगह टूटे खिलौने, कहीं पुराने बर्तन, कहीं काले धागे। ये कैसा मेला है? तभी हवा का तेज झोंका आया और अचानक पूरा मेला लोगों से भर गया। लेकिन वे लोग सामान्य नहीं थे। किसी का चेहरा अध जला था, कोई बिना आंखों के हंस रहा था। कुछ लोग जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में चल रहे थे। दुकानदार उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखों में भूख थी। गुड़िया चीख पड़ी और अगले ही पल सब गायब हो गए। हरिया काका चिल्लाए, भागो! सब लोग दौड़कर बैलगाड़ी में बैठे। बैल पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन कुछ देर बाद वे फिर उसी मेले के सामने खड़े थे। हम वापस कैसे आ गए? हर किसी की सांसें तेज हो चुकी थीं। हरिया काका समझ गए। हम फंस चुके हैं। तभी चारों तरफ से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यहीं रह जाओ, अब लौट कर नहीं जाओगे। धुंध के बीच कई काले साए उनकी ओर बढ़ने लगे और तभी उन्हें वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। अब उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। वह जोर जोर से हंस रही थी। बरसात की रात में जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता। बच्चे रोने लगे, औरतें भगवान को याद करने लगीं। हरिया काका ने कांपते हाथों से जेब से एक पुराना ताबीज निकाला। ये मुझे एक साधु ने दिया था। उन्होंने कहा था, मुसीबत की घड़ी में भगवान का नाम लेना। सबने आंखें बंद कर लीं। राम राम राम। जंगल में मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। तभी अचानक तेज हवा चली और अगले ही पल बारिश रुक गई। पूरा जंगल शांत हो गया। सारे साए गायब होने लगे। मेला धीरे धीरे धुंध में बदल गया। लालटेन बुझ गईं। कुछ ही सेकंड में वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली मैदान। सब लोग स्तब्ध रह गए। हरिया काका चिल्लाए, जल्दी यहाँ से निकलो! बैलगाड़ी तेजी से जंगल पार करने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ वे गांव पहुंच गए। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी तो सब समझ गए कि रात को कुछ भयानक हुआ है। उस दिन के बाद गांव में एक नई कहानी फैल गई। लोग कहते हैं बरसात की रात उस जंगल में आज भी कहीं दूर ढोल की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी एक बूढ़ी औरत लालटेन लेकर राहगीरों को मेले का रास्ता दिखाती नजर आती है। लेकिन अब कोई भी समझदार इंसान उस रास्ते पर बरसात की रात कदम नहीं रखता। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम है बादलपुर। बादलपुर में मानसून दस्तक दे चुका था। इस कहानी में सभी नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, स्थानों, भवनों और उत्पादों के साथ किसी भी प्रकार की समानता का कोई इरादा नहीं है। गांव में आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। उस बारिश के बीच घनश्याम अपनी पत्नी मीरा के साथ अपने गांव बादलपुर लौट रहा था। आज कितनी अच्छी बारिश हो रही है हमारे गांव में। इस बारिश से गांव के खेत हरे भरे हो जाएंगे। खेत तो हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन घरों की छतों से तो पानी टपकना शुरू हो जाएगा। अरे बारिश में इतना तो चलता है, कुछ दिन की ही तो बात है। बारिश हमेशा थोड़े ही ना होती है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपने घर में आ जाते हैं। घर की हवा में गीली मिट्टी की खुशबू भरी थी और बारिश की बूंदें कच्ची छत पर ताल बजा रही थी। कुछ ही दिनों में मौसम कितना बदल गया है। बारिश का मौसम शुरू हो गया। हाँ, हम इतने दिन बाद जो अपने गांव लौटे हैं, मौसम तो बदलेगा ही, लेकिन कुछ भी कहो, अपने गांव की तो बात ही कुछ और है। हाँ मम, आपने सही कहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन का सामान है। अब आप यहाँ काम क्या करेंगे? हाँ नीरा, तुमने सही कहा। मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना होगा। ऐसी बरसात में तो खेती करना भी संभव नहीं है। आप गांव में किसी से पता करिए, शायद कोई काम मिल जाए। बहुत दिन हो गए गांव में किसी से मिला भी नहीं हूं।
सब लोग मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मैं सबसे मिलकर आता हूं, इसी बहाने में कुछ काम भी पता कर लूंगा और सबसे मिल भी लूंगा। यह कहकर घनश्याम बारिश में ही गांव में सबसे मिलने के लिए निकल जाता है। उधर गांव के लोग हरी चाचा, आनंद भाई, भोला और दीवान प्यारे की दुकान में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। तभी घनश्याम वहां आ पहुंचता है। अरे हरी चाचा, आनंद भाई, भोला प्यारे, तुम सब एक साथ कितने दिन बाद मिले हो? अरे घनश्याम तो कितने दिन बाद दिखा है, कैसा है? गांव कब वापस आया? मैं तो आज ही आया हूं। तुम सब बताओ, आज सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? हम तो यहाँ बारिश में चाय पीने के लिए आए थे। अब तू भी आ गया, अब बातें करने में मजा आएगा। और सुना, क्या हाल है? और तो सब ठीक है। मैं अभी घर आया था तो सोचा गांव में सबसे मिलकर आऊं, तो मैं इधर चला आया। वैसे मुझे काम की तलाश है। इतने समय से गांव में नहीं था तो खेत भी खाली पड़ा है, और ऐसी बारिश में तो फसल भी नहीं लगा सकता। अब तो कुछ काम ही करना होगा। काम के लिए तो तुम्हें सरपंच जी से बात करनी चाहिए, वो शायद तुम्हें काम दे सकते हैं, वरना ऐसी बारिश में तो सबका काम ठप पड़ा है। ठीक है, मैं कल सुबह सरपंच जी से बात करता हूँ। और सुनाओ, तुम्हारे खेतों में फसल कैसी हो रही है? अरे घनश्याम, अभी तक तो सारी फसल अच्छी है, लेकिन शायद ज्यादा दिन अच्छी नहीं रहेगी। क्यों आनंद भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? कल मुखिया जी बता रहे थे कि उन्होंने शहर के मौसम वैज्ञानिक से हमारे गांव का मौसम पता करा था। उन्होंने कहा है इस बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होगी। हमें डर है कहीं ज्यादा बारिश हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। अरे आनंद भाई, बारिश तो हर साल ऐसे ही होती है, कभी कम कभी ज्यादा। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मैं बताता हूँ घनश्याम भाई, असल में चिंता बारिश की नहीं बल्कि बादलपुर गांव के बांध की है। असल में बादलपुर गांव के बांध में दरारें पड़ गई हैं। पिछले साल भी थोड़ी थीं, लेकिन इस बार वो काफी बड़ी हो गई है। हाँ, तो बांध को ठीक कराने का काम तो सरपंच जी का है। तुम लोगों को उनसे बात करनी चाहिए। वही तो गड़बड़ है घनश्याम भाई। क्यों, क्या गड़बड़ है? हम बादलपुर गांव के कुछ लोग कल उनके पास गए थे। अरे तुम सब लोग आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कोई काम है क्या? असल में सरपंच जी, वो गांव के बांध में दरारें आ गई है ना। हाँ, तो मैं क्या करूं? आपने कहा था ना कि आप इस साल बरसात के मौसम से पहले बांध की मरम्मत करवाएंगे। क्या बोल रहा है? याद कीजिए सरपंच जी, आपने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि आप बांध की मरम्मत करवाएंगे। मैंने ऐसा कब कहा? अरे बांध की मरम्मत करवाने में कितना पैसा लगता है पता भी है। बरसात के मौसम में मेरा सारा काम रुका पड़ा है। तुम्हें क्या मेरे पास पैसों का पेड़ नजर आता है? मैं बांध की मरम्मत नहीं करवा सकता। घनश्याम भाई, अब समझे सब क्यों चिंता में है। सरपंच जी ने वादा करके कैसे मना कर दिया? अब क्या होगा? अब क्या? अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे तुम लोग चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ऐसे ही बातें करते करते समय बीत जाता है। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर घनश्याम वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वो घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे रीना, हमारे गांव के मुखिया जी ने इस बार शहर के मौसम वैज्ञानिक से पता करा है कि इस बार हमारे गांव में बहुत ज्यादा तूफानी बारिश होगी। और आनंद बता रहा था कि बादलपुर गांव के बांध में दरारें आ गई हैं। अरे तो बांध की देखरेख का काम तो सरपंच जी का है। लोगों ने उनसे कहकर बांध ठीक क्यों नहीं कराया? सब लोग बांध की मरम्मत की बात करने के लिए सरपंच जी के पास गए थे, लेकिन सरपंच जी ने मरम्मत करवाने को साफ इनकार कर दिया। सभी गांव वाले इस बात को लेकर बहुत चिंता में हैं। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो हो सकता है इस बार हमारे गांव में बाढ़ आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबके घर और खेत बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, अब तो जो होगा देखा जाएगा। वैसे आप काम ढूंढने गए थे, कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ, आनंद बता रहा था कि गांव में सिर्फ सरपंच जी के पास काम मिल सकता है। मैं कल सरपंच जी से जाकर बात करूंगा। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है। घनश्याम और रीना सो जाते हैं। पूरी रात बारिश ऐसे ही लगातार होती रहती है। अगली सुबह उठकर रामू देखता है कि बारिश अभी भी नहीं रुकी है। लगता है मुखिया जी की बात सच है, बारिश नहीं रुकेगी। अरे नीरा, बारिश अभी तक हो रही है,
लगता नहीं कि अब ये रुकेगी। चलो अब मैं बाहर जाकर बाकी सबसे मिलता हूँ। शायद गांव के भले के लिए कुछ उपाय पता चले और वहीं से मैं काम के लिए सरपंच जी से मिलने के लिए निकल जाऊंगा। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, संभाल कर जाइएगा। घनश्याम बारिश में ही बाकी सब गांव वालों से मिलने के लिए जाने लगता है। आज सुबह से ही सभी लोग प्यारे की दुकान में इकट्ठा हो गए थे। तभी घनश्याम वहां पहुंचता है। अरे भाइयों, कैसा हाल है? सब ठीक तो है ना? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ घनश्याम भाई, सब ठीक है। सब बारिश को लेकर बहुत चिंता में आ गए हैं। लगता नहीं है कि यह बारिश रुकेगी। हाँ, वैसे किसी ने बांध के बारे में कुछ पता करा? बांध की दरारें बढ़ी तो नहीं है? आज सुबह ही 2 लोग बांध की हालत देखने गए थे। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे कब तक ठीक रहेगा कुछ पता नहीं। अभी तक बांध ठीक है, फिर भी सड़कों और खेतों में पानी भर रहा है। अगर बांध टूट गया तो क्या होगा? अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे सरपंच जी के पास काम के बारे में पता करने जाना है। अगर कोई काम मिल गया तो अच्छा रहेगा, वरना ये बारिश तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ऐसा कहकर घनश्याम बारिश में ही वहां से सरपंच के घर जाने के लिए निकल जाता है। अरे आओ भाई घनश्याम बाबू, कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें। काम वापस कब आए? जी सरपंच जी, बस कल ही आया था। और सुनाओ घनश्याम भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? जी, मुझे काम की तलाश थी। जब मैं कल गांव के लोगों से मिला था तो उन्होंने बताया कि ऐसी बारिश में तो सिर्फ आपके ही पास काम मिल सकता है, तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा, तो तुम काम के लिए यहाँ आए हो। देखो घनश्याम भाई, बारिश का असर जैसे और लोगों के काम पर पड़ा है, वैसे ही मेरे काम पर भी पड़ा है। ऐसी बारिश में सारा काम रुका हुआ है, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। अरे सरपंच जी, ऐसा मत कहिए। आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास कोई ना कोई काम तो होगा ही। अरे मैंने कहा ना, मेरे पास तुमसे कराने के लिए कोई काम नहीं है। सरपंच जी, ऐसा मत कहिए। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। घनश्याम की लाख कोशिशों के बाद भी उसे काम नहीं मिलता है और वह निराश होकर वापस चला जाता है। अरे घनश्याम भाई, क्या हुआ? बड़े निराश लग रहे हो। काम नहीं मिला क्या? हाँ आनंद भाई, सरपंच जी ने कहा कि बारिश में उनका भी कारोबार रुका हुआ है, वो मुझे काम पर नहीं रख सकते। अरे भाई घनश्याम, तू अकेला इस चिंता में नहीं है। हम सब उसी हालत में हैं। अगर बाढ़ आ गई तो हम सबकी फसल और घर डूब जाएंगे। हम सबके पास कुछ भी खाने को नहीं बचेगा। इस बार की बारिश ने गांव वालों को डरा कर रख दिया था। अगर बारिश ज्यादा हुई तो भी नुकसान होना तय था, और अगर कम हुई तो भी। तभी बारिश में एक आदमी वहां आता है। अरे हरी चाचा, गांव के बांध से पानी रिसना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में पानी गांव में घुसने लगेगा और हो सकता है कि बांध टूट भी जाए। सभी लोग ये बात सुनकर और भी चिंता में आ जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। अब हम क्या करें हरी चाचा? करना क्या है? अब हम सब लोगों को गांव को जितना जल्दी हो सके खाली करना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है हरी चाचा, लेकिन हम सब गांव को छोड़कर कहां जाएंगे? हमें अब जंगल में ही जाना होगा। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? इस बाढ़ में डूबकर मरने से तो जंगल में रहना बेहतर है। सभी लोग जंगल की ओर जाने लगते हैं। घनश्याम अपनी पत्नी नीरा को साथ लेने के लिए अपने घर जाने लगता। अरे नीरा, गांव के बांध से पानी रिसने लगा है। हो सकता है कि बांध टूट भी जाए। हमें जल्दी से जंगल की ओर जाना होगा। सभी लोग गांव से निकलकर जंगल में जा रहे हैं। दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे सड़कों पर पानी भरने लगता है। सभी लोग जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तभी बांध टूट जाता है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी होता है। लोगों के घर, खेत सब पानी में डूब जाते हैं। और उधर सरपंच अपने घर को पक्का और मजबूत समझकर उसी में रहता है। अरे यह बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरा घर पक्का और मजबूत है। इतनी सी बारिश से मेरे घर को कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचकर सरपंच अपना घर नहीं छोड़ता है, लेकिन बारिश को कुछ और ही मंजूर था। बारिश इतनी ही तेजी से लगातार होती रहती है और कुछ ही देर में सरपंच के घर में भी पानी भरने लगता है।
अरे ये क्या, मेरे घर में भी पानी भरने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरे घर का क्या होगा, मेरे सामान का क्या होगा? ऐसा कहकर सरपंच घर से बाहर निकल आता है। अपने घर को डूबता देख सरपंच को अपने किए पर पछतावा होता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बांध की मरम्मत ना करवाकर गांव वालों के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद इसीलिए ऊपर वाला भी मुझसे नाराज है। मुझे गांव वालों से माफी मांगनी चाहिए। सरपंच तुरंत सभी लोगों से माफी मांगने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह देखता है कि उसकी वजह से सारा गांव डूब चुका है। यह देखकर सरपंच को और पछतावा होता है। उधर सभी लोग ऐसी बारिश में जंगल में पेड़ों के नीचे अपने आप को बारिश से बचाए हुए खड़े होते हैं। तभी वहां सरपंच आ पहुंचता है। अरे सरपंच जी, आप ऐसी बारिश में अपना पक्का घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाइयों। मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बांध की मरम्मत समय पर करा लेनी चाहिए थी। मेरा घर भी इस बांध में डूब गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। सरपंच सच में बहुत शर्मिंदा था। उसे उसके किए का सबक मिल चुका था। ठीक है सरपंच जी, आपको अपने की पर पछतावा है। यही सबसे बड़ी बात है। आप भी यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं। शुक्रिया भाइयों। मैं वादा करता हूँ बारिश रुकते ही मैं बांध को ठीक करवाऊंगा और जिसको भी दोबारा फसल लगाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी उन्हें पैसे में दूंगा। चलो अच्छी बात है। अब तो बस ये बारिश रुकने का इंतजार है। ऐसे ही वो दिन बीत जाता है और अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन सभी लोग अपने गांव में वापस चले जाते हैं और सरपंच तुरंत बांध की मरम्मत करवाता है और सभी को फिर से खेती करने के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे देता है। सभी लोग फिर से खेती करते हैं और हंसी खुशी अपने गांव में रहते हैं।